तो फाइनली अपने पास आ चुका है बजाज का प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक 2024। आज इस स्कूटर को हम चला के देखने वाले हैं कि भाई चलाने में कैसा है। 0 to 40 करेंगे, टॉप स्पीड चेक करेंगे, इससे टॉर्चर करेंगे भाई जैसे हम करते हैं अपनी वीडियोस में। देखेंगे कि भाई दो बंदों के साथ हीट होता है या नहीं होता है। एंड में ये भी बताऊंगा कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्रेशन टेस्ट से। इको मोड मैंने लगा दिया है। वैसे बजाज का जो इको मोड होता है, स्पोर्ट्स मोड होता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब आप एक्सप्रेशन ज़्यादा देते हो। तो स्टार्ट करते हैं इको मोड के अंदर। 1 2 3 40 डन, 60 डन। टॉप स्पीड भी आई थिंक आ ही जाएगी जो इसकी 73 कंपनी के लिए मिलती है। यस, यहाँ पे आपको एक लिमिटर देखने को मिल गया है, आपको नहीं मुझे देखने को मिल गया है। स्कूटर पावर अब ज़्यादा नहीं लगा रहा है, बस तो इतनी ही टॉप स्पीड है भाई इसकी। तो अब डाल दिया हमने इसे स्पोर्ट्स मोड में। पूरी डिस्प्ले रेड हो गई, अच्छी सी थीम है भाई। 1 2 3 डन, 40 60 डन। और यहाँ पे अगेन एक लिमिटर सा फील इस बार तो नहीं हुआ, ऑनेस्टली बताऊँ अभी तक तो नहीं आया। 77 78 79 ओके, बहुत बढ़िया। 80 ओके, 80 से ऊपर नहीं जा रहा है। कंपनी क्लेम करती है मैक्स 73, लेकिन डिस्प्ले पे हमें 80 तो देखने को मिल गया है। तो यानी स्पोर्ट्स मोड में 80 चली जाती है और जो इनका इको मोड है उसमें 73 जा रही है। तो 80 ठीक लग रही है भाई। तो भगा के हमने इसे देख लिया है भाई कितना 0 to 40 जाता है टॉप स्पीड का। लेकिन अब बात करते हैं इसके डिजाइन में चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं फटाफट से बताता हूँ। तो अगर फ्रंट की बात करें ना, आपको कोई ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ माइनर डिटेल्स में यहाँ पे चेंजेस किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ये पहले क्रोम की फिनिश हुआ करती है, अब ये थोड़ी डार्क कर दी गई है। यहाँ भी डार्क कर दी गई है। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, लुक वाइज जो पहले प्रीमियम हुआ करता था उसे बना के इन्होंने अर्बन कर दिया है। लेकिन ये वाला जो है ये आप कह सकते हो प्रीमियम से भी और प्रीमियम इन्होंने बनाया है। तो चेंजेस यहाँ पे यही है भाई। सबसे पहले तो आपको ये उसमें क्रोम देखने को मिलता था, यहाँ पे थोड़े डार्क कर दिए हैं भाई, ग्रे से कर दिए हैं। दूसरा यहाँ पे अब आपको चेतक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है तो ये स्टिकर ही, लेकिन आपको ये प्रीमियम में ही देखने को मिलेगी। पीछे चलते हैं, पीछे भी यहाँ पे कुछ एक इन्होंने लाइन सी दे दी है। कुछ बहुत बड़ा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें पता लग जाता है कि भाई प्रीमियम वाला कौन सा है, अर्बन कौन सा है। ये डिफरेंस इन्होंने क्रिएट करा है। उसके बाद सीट पे भी सिमिलर चीज की गई है भाई। ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये आपको प्रीमियम में देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। अर्बन में ये भी नहीं है। अब प्रीमियम के अंदर ही आपको सिक्वेंशियल ब्लिंकर देखने को मिलते हैं। चला के दिखा देता हूँ भाई, ये आपको दिख रहा होगा। और ये जो आप चीज देख रहे हो ये भी पहले क्रोम में हुआ करती थी, अब ये यहाँ पे डार्क में आ गई है। सिमिलर यहाँ पे है, सिमिलर इस साइड भी है। ओवरऑल जो लुक बन जाती है वो पहले जैसी ही है, बस ये पहले क्रोम से हटा दिया इन्होंने। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई कोई भी आपको यहाँ पे डाउट देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं भी मार लो भाई घूसे, मतलब बजाज की ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है भाई, कहीं भी घुसटबाजी कर लो। तो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी थी वो पहले के जैसी ही है, मजबूत की मजबूत। जो माइनर चेंजेस किए गए हैं वो ये यहाँ भी आपको क्रोम सेम देखने को मिल जाती है, डार्क वाली हो गई। मेन जो चेंज आया वो आया भाई इसकी डिस्प्ले में। तो ये है भाई इनकी 5 इंच की डिस्प्ले। यहाँ का ना पूरा सीन से इन्होंने बदल दिया। ये भी पहले क्रोम में था, ये भी क्रोम में था, सब इन्होंने डार्क कर दिया है। और ये डिस्प्ले है। डिस्प्ले के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, तो भाई यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, यहाँ पे कुछ मेन्यू ऑप्शन, यहाँ पे म्यूजिक। ऊपर आ जाती है भाई अपनी डेट और ये आ गया टाइम। काफ़ी छोटे फॉन्ट है, थोड़े बड़े हो सकते थे। यहाँ पे आ गया साइड स्टैंड का इंडिकेटर। यहाँ पे आ गया सेकेंडरी बैटरी की वोल्टेज, ओडोमीटर कितना अभी तक स्कूटर चल चुका है। ये जो स्कूटर आप देख रहे हो ये रीजन का साइन है, जब भी पूरा हरा हो जाता है यानी रीजन मैक्सिमम पे है। ये आ गया स्पीडोमीटर, यहाँ पे आ गया बैटरी परसेंटेज विद बैटरी पार। यहाँ पे एग्जैक्ट रेंज बताता है कि ये कितना चलने वाला है। अभी 87 में 62 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। उसके साइड में आपको न्यूट्रल का साइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जब डी होता है ड्राइव मोड। उसके बटन भी थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, जैसे आप ये देख रहे हो ये नए बटन आए हैं भाई। ये आपको प्रीमियम में देखने को मिलेंगे, अर्बन में ये बटन नहीं होंगे, उसमें नॉर्मल वाले होंगे, इधर भी और इधर भी। ये कंट्रोल्स है, मेनली बताऊं थोड़े कंफ्यूजिंग है इससे कंट्रोल करना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऊपर वाला ये वाला दबाना है तो ऊपर वाला कर दिया, ये खुल गया। बैक का बटन ये रहा। इसी तरह से भाई अगर ये नीचे वाला चलाना है तो नीचे वाला दबाओ। लेकिन आप इस हाथ से यहाँ की चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इधर ही जाना पड़ेगा। ऊपर दबाया तो खुल गया नेविगेशन। अभी कैसे कंट्रोल होता है मैं अभी दिखाऊंगा आगे। अब बैक करने के लिए फिर यहाँ से जाओ, फिर यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए फ़ोन का यहाँ से दबाया तो ब्लूटूथ कनेक्ट करके वो चल जाएगा। सेलेक्ट करने का बटन ये रहा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बंदों को यूज टू होने में टाइम लगेगा। बाकी जो बटन है वो सिमिलर ही है, बता देता हूँ फिर भी। जैसे ये हो गया राइट इंडिकेटर का, ये चल गया भाई। ये हो गया लेफ्ट इंडिकेटर का। उसके बाद ये हो गया आर रिवर्स मोड। ये हो गया भाई ड्राइव मोड में डालने का। ये हो गया भाई वुड स्पेस अनलॉक करने का। फ्रंट का भी यहीं से खुलता है भाई, एक बार क्लिक करने से खुलेगा ये। और पीछे का भी यहीं से अनलॉक होता है, लॉन्ग प्रेस करोगे। इस साइड में भी आपको फिर लेफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलता है, हाई बीम, लो बीम, और ये DRL ऑन करने का और ऑफ करने का। सिमिलर ये तो बताई थी मैंने। ये हो गया हॉर्न।
और ये बैक जाने का। तो ये सारे भाई यहाँ पे हो जाते हैं। थोड़े से कंफ्यूजिंग है इसके सारे बटन, लेकिन जो चलाएगा वो सीख जाएगा। तो मेनली यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है। थोड़ा स्टोरेज भी देख लेते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। तो एक बार प्रेस करा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका चार्जर, जो कि चार्जर नहीं है, खाली सिर्फ वायर है। चार्जर इसका ऑन बोर्ड है स्कूटर के अंदर, यहीं पर रखा हुआ है भाई। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ टूल किट वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आ गया भाई इसका चार्जिंग लगाने के लिए USB पोर्ट, और यहीं पे आप फोन लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एड किट, टूल किट है भाई, ये ऐसे निकल जाती है। ये आ गई अपनी टूल किट, इसे रख दो वापस, इसे कर दिया हमने बंद। और यहाँ पे आता है एक जो मेरे को अच्छा लगता है, ये हुक भाई, जो कि पन्नी वन्नी टांगने के लिए है। 3 किलो मैक्स इस पर आप टांग सकते हो। ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअल में चेतक का लोगो ही है। अब देखते हैं इसका बूट स्पेस, जिसमें आप डिग्गी वगैरह है। बूट स्पेस भी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा है। पहले हुआ करता था 18 लीटर का, अब हो चुका है 21 लीटर का, लेकिन अभी भी थोड़ा कम लगता है। इसमें अगर हम फुल फेस हेलमेट डालने की कोशिश करें तो ये नहीं आएगा भाई। बजाज का जो 7 हेलमेट आता है, आई थिंक हाफ फेस आता है, वो इसमें शायद आ जाएगा, लेकिन ये मेरा फुल फेस हेलमेट इसमें नहीं आ रहा है भाई। जोर जबरदस्ती करूँ तो गड़बड़ हो सकती है, तो इसमें नहीं आ रहा है। एक बार बदल के रखें, ऑलमोस्ट आ गया है। हाँ, एक फुल फेस आ गया है, जो कि मीडियम साइज़ का हेलमेट है। उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा चार्जर के लिए स्पेस नहीं है, और यहाँ पे आपको एक लाइट भी देखने को मिल जाती है। और ये आ गया भाई इसका चार्जिंग जैक का सॉकेट, इसे बंद कर देते हैं तो आ जाता है हेलमेट, बट थोड़ा मुश्किल से आ रहा है। बिल्कुल सीट जो है टच हो गई। ओके, तो हमने मेन सब कवर कर लिया है भाई। अब थोड़ा बैट बोर्ड की देख लेते हैं। मेरी 5'9" हाइट है, दोबारा से दिखाता हूँ। तो ये मेरी 5'9" हाइट है। ऐसा स्कूटर आपको दिखेगा। बैठने के बाद कुछ ऐसी फीलिंग आएगी। ये हो गया लेग स्पेस। यहाँ पे डेफिनेटली सिलेंडर आपका नहीं आने वाला है। ये जो सीट है थोड़ी आगे निकली हुई है, और जो मेरे पैर के बाद ये स्पेस बच जाता है कुछ भाई। घुटने के स्पेस की बात करें तो भाई ना ही हैंडल से टकरा रहा है, और यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। सीट एक बंदे के साथ ऐसी है, और सिंगल बंदा ऐसे बैठेगा। और अगर आप 2 बंदों की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार बैठ जाएंगे। 2 बंदों के बाद आई थिंक तो क्या, तीसरा बंदा छोड़ो, बच्चा भी मुश्किल से आएगा। तो सीट स्पेस इसमें इतना ही है। बात करें यहाँ पे राइडिंग ट्रायंगल की, तो कुछ इस प्रकार का राइडिंग ट्रायंगल बनता है। जो हैंडल की हाइट है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर है, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे है। परफेक्ट है भाई। आप थोड़ा लंबा भी चलाओगे तो हाथ वाथ नहीं थकते हैं, और कुछ ऐसी पोजीशन बन जाती है। अब चलाने में कैसा फील होता है तो वो चला के बताता हूँ। स्कूटर में पावर की कोई कमी नहीं लगती है, बट ऐसा लगता है हाँ बजाज ने अलग तरह से ट्यून करा है इसकी मोटर के आउटपुट को, जिससे इसे एक क्लासिक परफॉर्मेंस मिले भाई। बाकी स्कूटर की एजिलिटी की बात करें तो ये एथर वीडा जैसा एजाइल तो नहीं है। और अब देखते हैं स्पोर्ट्स में। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स मैं कहूँगा इसका ठीक है। रीजन इसके क्या ही हो सकते हैं। एक तो ये भी रीज़न है कि ये स्कूटर जो है थोड़ा भारी है किसी भी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर से। 130-140 किलो के आसपास होगा ये। तो इसी वजह से इतना क्विक इसका एक्सेलेरेशन नहीं है। स्कूटर की जो मोटर है वो एकदम से नहीं उठती है। यहाँ पे एक स्मूथ ग्राफ है एक्सेलेरेशन का, उस अकॉर्डिंग ये उठता है। ठीक है, तो आप देख ही पा रहे होगे। हाँ, मैं कहूँ गुड है, बट उतना बढ़िया नहीं है जैसा हमें एथर और वीडा में देखने को मिलता है। बट डेफिनेटली यार ये उस टाइप का स्कूटर है भी नहीं, इसे इस तरह से बनाया भी नहीं गया है। बात करें यहाँ पे रीजन की, तो रीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखो, मैं जैसे इसमें रेस छोड़ता हूँ, मैंने छोड़ दी भाई, तो यार देखना पूरा हरा हो गया है और स्कूटर बिल्कुल स्टॉप होने के कगार पे आ गया है। तो रीजन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन जैसे पहले मक्खन था भाई, आज भी वैसा ही है। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब स्कूटर आवाज़ कैसी करता है तो देखो बिल्कुल साइलेंट सा ही है। थोड़ी आवाज़ आती है मोटर की, सुनना। तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। मोस्टली यहाँ पे हवा की आवाज़ आती है भाई। आप कह सकते हो बड़ी साइलेंट और प्लीजेंट सी राइड है इसकी। अब ब्रेक मार के दिखाता हूँ। 1 2 3। तो थोड़ा सा स्किड ये कर जाता है, बिकॉज स्कूटर भारी भी है और टायर भी कोई बहुत ज़्यादा मोटे तो इसके नहीं है। बात करें यहाँ पे मोटर के आउटपुट की, तो भाई जो मोटर है ये भाई 4 किलोवाट की नॉमिनल पावर देती है, 4.2 किलोवाट की पीक पावर देती है। यानी कि पीक पावर और नॉमिनल पावर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़रा सा माइनर सा डिफरेंस है। जो मोस्टली मोटर काम करती है वो नॉमिनल पावर पे करती है। तो इसका मतलब ये है कि बजाज ने अपनी मोटर को इस प्रकार से ट्यून किया है ये काफ़ी रोबोस्ट परफॉर्मेंस दे, और जो कि इसे चलाते हुए फील भी होता है। अभी जो मोटर है ना, ये कनेक्टेड है व्हील से डायरेक्टली, गियर द्वारा कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई भी बेल्ट वेल्ट का सीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आपको
नॉइस साउंड आउंड देखने को नहीं मिलती है। और ये जो गियर सिस्टम है इसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत होती है तो इसका आंसर है यस, इसमें एक ऑयल डलता है जो कि आई थिंक 40,000 किलोमीटर पे बदलता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें अलग अलग मोड में तो हमने इसे इको में भी चलाया, स्पोर्ट्स में भी चलाया, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। इवन ये ऐसा स्कूटर में मोड भी है कि आप एकदम से एक्सेलरेशन देते हो तो इको ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है स्पोर्ट्स में, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी आपने एक्सेलरेशन वाले टेस्ट में देख लिया कि हमें कितना डिफरेंस देखने को मिला है। और यहाँ पे हमने खूब भाई टॉर्चर करा है, कैमरामैन बैठा, मैं बैठा, और इसकी हाई स्पीड पे हमने खुले रोड पे खूब भगाया, लेकिन हमें कहीं भी परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिली। इजीली अपनी स्पीड को 80 में मेंटेन कर पा रहा था, जो कि एक तगड़ी चीज हो जाती है भाई। तो यानी मोटर वोटर में कोई भी इशू नहीं लगा हमें, कितने टॉर्चर कर लिया, कोई भी ऐसा नहीं आया कि मोटर हीट होकर स्लो हो गई या डाउन हो गई। इवन यहाँ पे अगर आपकी बैटरी जो है 10% से भी नीचे चली जाती है, 5% पे भी आ जाती है, तो भी आप इसका स्पोर्ट्स मोड लगा सकते हो, जो कि मेरे लिए एक इंप्रेसिव चीज हो जाती है। लास्ट के 2% पे ये कहता है कि हाँ भाई परफॉर्मेंस डिग्रेडेड, जो कि बैटरी को सेव करने के लिए होता है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। मोटर के वजह दूसरी मेन चीज आती है भाई, वो होती है इसकी बैटरी और रेंज के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो बैटरी है वो यहीं पे इसकी लगी हुई है भाई, यहाँ मोटर है, यहीं पे बैटरी है इसके अंदर। बैटरी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 3.2 किलोवाट आवर की हो गई है, पहले 3 किलोवाट आवर की थी। आईडीसी रेंज जो बजाज बोल रहा है वो है 127 किलोमीटर की। अब मैं अपने रेंज टेस्ट के या फिर हम जो टॉर्चर टेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो सिंगल प्लस डबल में हमें सिर्फ 60 किलोमीटर की रेंज मिली है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑनेस्टली ज़्यादा कर रहा था मैं सोच रहा था कि ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखोगे डिस्प्ले के अंदर आपको 80% पे अभी भी दिखा रहा है 56%, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसकी जो रेंज है थोड़ी सी मुझे कम लगी। अभी जो आपको दिखा रहा है ना 80% में 56%, ऐसा नहीं है कि आपके स्कूटर में भी यही दिखाएगा। बजाज का जो एल्गोरिथम है थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, ये रियल टाइम में आपकी रेंज को कैलकुलेट करता हुआ चलता है। अगर मैं इसे स्लो चलाना स्टार्ट कर दूंगा 30, 40, 50 की स्पीड पे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। तो इनका जो रेंज का सिस्टम होता है काफी एक्यूरेट होता है ईथर की तरह। तो यहाँ पे जो हमें रेंज मिली थी वो 60 मिली है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मैं टॉर्चर टेस्ट भी करूं तो एटलीस्ट जब इन्होंने बैटरी बढ़ा दी है तो 70-75 के अराउंड मिल जाए, लेकिन इतनी हमें नहीं मिली। खैर वो डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल्स पे। उसके बाद बात आती है यहाँ पे चार्जिंग की, एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। तो उसका जो चार्जर होता है वो ऑन बोर्ड ही होता है, वो भी यहीं पे प्लेस्ड है भाई इसके अंदर। इस कंपार्टमेंट में पता नहीं क्या क्या सेव कर रखा है बजाज ने। वायर है, एक्सटेंशन वायर कह लो आप, यहाँ पे एक कुछ रीसेट पीसेट का बटन होता है, मेनली आपका वो वायर है, चार्जर नहीं है। ये चार्जर इसका इसके अंदर ही इनबिल्ट होता है। और ये जो सॉकेट है आप यहाँ पे लगाओगे और जिससे इस वाले को आप लगा दोगे बोर्ड में और ये इजीली चार्ज हो जाएगा। अर्थिंग अभी भी रिक्वायर्ड है भाई। और जो चार्जिंग टाइम मैंने आपको बता ही दिया है 4 घंटे 20 मिनट। और इसके अंदर आपको रिवर्स मोड भी देखने को मिल जाता है भाई। और इसमें हिल होल्ड भी है, लेकिन हिल होल्ड जो है ना वो कभी भी एक्टिव हो जाता है, मतलब जो इस तरह से एक्टिव होता है वो मुझे ठीक नहीं लगता है। हाँ देखो ये पीछे खींच रहा हूँ मैं तो ये नहीं खींच रहा है, लेकिन हिल होल्ड कुछ सेकंड के लिए होता है। अब देखो ये खींचना स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है आगे बताता हूँ। तो मोस्टली भाई हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। पहले बात करेंगे भाई पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव में देखो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये भाई बहुत सुंदर स्कूटर है भाई। इतना सुंदर स्कूटर आई थिंक कोई भी अदर कंपनी नहीं बना रही है, तो गुड लुकिंग तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपको फ्यूचरिस्टिक पसंद है तो फिर आपको शायद ये ना पसंद है, लेकिन आपको क्लासिक रेट्रो लुकिंग स्कूटर पसंद है तो डेफिनेटली इससे बड़े कोई स्कूटर नहीं है। दूसरा भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी, ये जो बिल्ड क्वालिटी है ना इसके बराबर तो छोड़ ही दो, इसके कोई नियर भी नहीं आ सकता है इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में। तो बिल्ड क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। तीसरा होता है भाई इसका ऑपरेशन। इसे यूज़ करना बहुत आसान है। कंपनी 2 चाबी देती है, ये आपके पास जेब में होनी चाहिए और आप स्कूटर को बस स्टार्ट करके ले जाओ। कोई भी लैग मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला है कि मतलब कभी चाबी वर्क कर रही है नहीं कर रही है, ऐसा कोई भी सीन यहाँ पे नहीं है। और चौथा और आखिरी है इसकी पावर। भाई इसकी जो मोटर है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, स्कूटर को चलाने में एक स्मूथनेस सी फील होती है। बात करें इसके बाद नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स में देखो कोई मेजर नेगेटिव तो मुझे स्कूटर में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट में आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी इसके अंदर आपको होम चार्जिंग नहीं देखने को मिल जाती है, कोई भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। दूसरा इसका भाई बूट स्पेस। जो बूट स्पेस है मुझे पर्सनली थोड़ा सा कम नजर आ रहा है इस सेगमेंट में। जो बाकी कंपनीज है वो अच्छा बूट स्पेस दे रही है, चाहे वो हीरो वीडा हो या फिर ओला हो, तो बूट स्पेस आई थिंक यहाँ पे इंप्रूव होना चाहिए। उसके बाद एक इसमें हिल होल्ड में भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी है कि हिल होल्ड जो है ना वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। अब वो देखो ये अभी हिल होल्ड में ही था, अभी पीछे चला गया। अब सीन कुछ ऐसा है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए हिल होल्ड ये पकड़ लेता है, लेकिन कभी कभी होता है क्या, जैसे कि आप स्कूटर आगे चला रहे हो, सडनली आपको पीछे करना है तो देखो ये अटक गया, आप पीछे नहीं कर सकते हो, ऐसे ब्रेक मार के कुछ हटाना पड़ता है। तो हिल होल्ड जो एक्टिवेट होता है कभी कभी फॉल्ट डिटेक्शन कर लेता है। चौथा जो यहाँ पे है वो है भाई ऑन बोर्ड नेविगेशन, जो पर्सनली मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे तो अब ऑन बोर्ड नेविगेशन की आदत हो गई है। बजाज ने बेशक यहाँ पे टैग फीचर को बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी ऑन बोर्ड नेविगेशन नहीं है, टर्न बाय टर्न वाला है, जिसके लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए। स्कूटर के अंदर स्टैंड अलोन मैप नहीं है। उसके बाद जो आखिरी नेगेटिव है, एक्चुअली वो नेगेटिव नहीं है, मैं कहूँगा वो न्यूट्रल सीन है भाई। देखो ऑन बोर्ड चार्जर होना पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या होती है, उसके अंदर अर्थ
अर्थिंग रिक्वायर्ड होती है, तो अभी भी इस स्कूटर के अंदर अर्थिंग रिक्वायर्ड है। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो ये स्कूटर आपके घर में चार्ज नहीं होगा। और अगर आप कहीं रास्ते में स्कूटर बंद हो जाता है, रेंज खत्म हो जाती है, तो जो आपको प्लग पॉइंट मिलेगा वहाँ पे अर्थिंग होनी ही चाहिए। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। जबकि अर्बेन में अब पोर्टेबल चार्जर है, वहाँ पे अर्थिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये मिक्स है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। और तो सब कुछ जोड़ जान के अब बात करते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन की। मेरा क्या ओवरऑल रिव्यू है इसके ऊपर, इतना चलाने के बाद क्या लगा मुझे। तो देखो, बजाज ने इस स्कूटर को ना बनाया ही एक प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए है, चाहे वो दिखने में हो या फिर चलाने में। आपको एक फील होता है कि आप बाहर ऐसा एक महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो। एक चीज़ जो आपको कम लग सकती है वो ये है कि भाई टेक की फील्ड में, फीचर्स के मामले में ये बाकी कंपनियों से पीछे रह जाता है। लेकिन हाँ, इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। किसी भी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर से मैं कहूँ कोई भी इसके आसपास नहीं है, तो उस चीज़ में तो ये बहुत ही लाजवाब कहूँगा मैं। क्योंकि रोड पर अगर आप इसे लेकर चल रहे हो तो बंदे ऐसे मुड़ के भी देखते हैं और रोक के पूछ भी लेते हैं कि भाई ये वही वाला चेतक है या कौन से वाला है। तो रोड प्रेजेंस और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, फील गुड वाला जो फैक्टर होता है वो स्कूटर में हमें देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके प्राइसिंग की और वैल्यू फॉर मनी की, तो बजाज ने इसकी जो प्राइसिंग है रिवाइज करी है 2024 में। 2 मॉडल हो गए हैं। एक होता है अर्बेन जो कि 1,15,000 का है एक्स शोरूम विदाउट टैग पैक, और ये वाला जो है ये 20,000 महंगा, ये है 1,35,000 के आसपास। इसमें आपको फीचर कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे जो इनके होते हैं। टैग पैक अगर आप अलग से लेते हो तो आपको 8 से 9,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो टैग पैक के साथ अर्बेन पड़ता है 1,25,000 के आसपास और ये वाला पड़ता है 1,44,000 के आसपास। एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। इस प्राइसिंग के साथ अगर आप पूछोगे कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, तो अगर आप अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर से देखोगे तो यस, ये वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में आ जाता है। क्वेश्चन बनता है कि इसे ले या ना ले, तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो। अगर आप कंपेयर करोगे अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर से, ओला, एथर, हीरो विडा से, तो कुछ चीज़ों में वो अच्छे हैं और कुछ चीज़ों में ये अच्छा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक वर्ती कंपोनेंट ये बन जाता है। अब थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ जो भाई इसे खरीदना चाह रहे हैं कि कौन इसे ले और कौन ना ले। तो देखो, अगर आप वो वाले बंदे हो जिन्हें रेंज ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, 60 से 80 किलोमीटर डेली चलना होता है, लेकिन भाई स्कूटर के अंदर ना फील गुड चाहिए, स्कूटर प्रीमियम दिखना चाहिए, कोई ऐसा पार्ट ना दिख जाए जो हल्का सा लग रहा है, सारी चीज़ भाई तगड़ी होनी चाहिए, तो ये वही स्कूटर है भाई। बिल्ड क्वालिटी में, लुकिंग वाइज अगर आपको अच्छा चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो, वो बंदे जिन्हें स्पोर्टी राइड पसंद है, क्विक एक्सीलरेशन पसंद है, स्मार्ट फीचर्स पसंद है, टच स्क्रीन पसंद है और डेली रनिंग आपकी थोड़ी ज़्यादा है सिटी के अंदर, तो आप इसे मत लेना, क्योंकि स्कूटर थोड़ा भारी है और अगर आप इसे सिटी में ज़्यादा चलाओगे तो आपके हाथ में और कंधे बंधों में थोड़ा पेन हो सकता है। आई थिंक अब तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं भाई, इस स्कूटर की मोस्टली चीज़ें जो डिटेल में होती है, कौन सा पार्ट कहाँ पे है, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, प्राइसिंग क्या है, सब्सिडी क्या है, फ्रंट में कौन सा डिस्क ब्रेक है, रियर में कौन सा है, वो सब कुछ मैंने अपनी दूसरी वीडियो में कवर करा हुआ जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। इस वीडियो में हम राइडिंग रिव्यू करते हैं भाई, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं इसे, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे देख लेना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करो। मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।